नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है रोहित सिंघल और मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों अपन अपनी आरपीएससी की मतलब आरएएस की इकोनॉमी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। और अपन ने देखा अभी तक पहली लेक्चर के अंदर के जीएसटी के बारे में, फिर सेकंड लेक्चर के अंदर डायरेक्ट टैक्स के बारे में, फिर अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया जैसे कि फिस्कल डेफिसिट वगैरह के बारे में। ठीक है, आपको मैंने बताया कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और ये सब जो टर्म्स थे उससे रिलेटेड एफआरबीएम एक्ट, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो ये अपन ने सबकी सब चीज़ें डिस्कस कर ली। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे क्या, एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं अपने? एक्सटर्नल सेक्टर में दे रखा है जैसे एफडीआई, एफआईआई। ठीक है, तो ये सब अपन को डिस्कस करना है। तो इससे एफडीआई एफआईआई वगैरह डायरेक्ट नहीं डिस्कस कर सकते अपन। तो पहले अपन को थोड़ा बहुत बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जिसे बोलते हैं बीओपी। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नल सेक्टर। और एक्सटर्नल सेक्टर में नाम दे रखा है अपने सिलेबस के अंदर रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल, एमएनसी, एफडीआई, एफआईआई करके सारे टॉपिक दे रखे हैं। ये सब टॉपिक आपस में कनेक्टेड है, जुड़े हुए टॉपिक है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्कस करते हैं। तो पहले देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है। अभी आप ये मानिए कि ये रिकॉर्ड है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन मेंटेन करता है इसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, कि फॉरेन करेंसी का इनफ्लो कितना हुआ और फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो कितना हुआ। ठीक है, तो अपन यही टॉपिक पढ़ेंगे आज अपना डिटेल के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से, और आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। आपको दोस्तों पता है कि फॉरेन करेंसी जो है वो बहुत जगहों पे रिक्वायर होती है। जैसे इंडिया के लोग जो हैं वो गुड्स खरीदते हैं बाहर से। ठीक है, इंडिया भी अपन लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अपन लोग बहुत, कई लोग यहाँ से बाहर इलाज कराने जाते हैं, कई लोग पढ़ने जाते हैं इंडिया के बाहर। तो इस सब में फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से फॉरेन करेंसी इंडिया में आती भी है। सुना होगा इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बहुत फेमस है। ठीक है, आसपास के जो करंट कंट्री हैं उनके लोग, बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं। प्लस जो नॉर्मल टूरिज्म होता है उसके लिए भी आते हैं, बाहर से विदेशी घूमने आते हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग। ठीक है, इंडिया से भी बाहर जाते हैं विदेशी घूमने, मतलब इंडिया के लोग भी बाहर घूमने जाते हैं विदेश में। इसी तरीके से बाहर से जो है पैसा खूब सारा आता है इंडिया के अंदर, इन्वेस्टमेंट के रूप में बहुत सारा पैसा आता है। कई लोग इंडिया के अंदर जो है वो कंपनीज के अंदर पैसा लगाते हैं, शेयर परचेज करते हैं। तो इन सब से फॉरेन करेंसी का इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे जो लोग हैं इंडिया के, जिसे बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। आपने एक वर्ड सुना होगा, इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, ये जो लोग हैं इंडिया के बहुत सारे, इंडिया के बाहर जॉब कर रहे हैं फिलहाल। तो ये लोग क्या है, जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ भी मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तो ये लोग बाहर से बहुत सारा पैसा भेजते हैं, तो उसे बोलते हैं रेमिटेंसेस। ठीक है, उसे बोलते हैं रेमिटेंसेस। तो ये सारा रेमिटेंस भी इंडिया के अंदर आता है। तो मतलब इंडिया कोई ऐसा नहीं है कंट्री के बिल्कुल छुपा हुआ कंट्री है। इंडिया से अपन क्या है, इंडिया के अंदर रहते हुए बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस रहते हैं। ठीक है, तो आज अपन उसी को समझने जा रहे हैं। अब बीओपी के दो दो बीओपी दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तो करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। ये सब मैंने पहले लिख दिया ताकि क्या अपना एग्जाम यहाँ पे जो क्लास में टाइम है वो बच जाए। ठीक है, सेव हो जाए। करंट अकाउंट क्या चीज़ है? करंट अकाउंट मेनली इन दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और इनविजिबल चीज़ें मतलब सर्विसेज। सर्विसेज इनविजिबल होती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ाना भी क्या है, एक सर्विस है। हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, होटल सेक्टर भी क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इनविजिबल होती है, इनटेंजिबल होती है। ठीक है, अपन कभी सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो अपन ये नहीं कह सकते कि अपन सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, इनटेंजिबल चीज़ें हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इनविजिबल। इसी तरीके से इनकम्स। इनकम्स कैसे आती है इंडिया के अंदर? जैसे इंडिया को बहुत सारा डिविडेंड मिलता है, कई बार डिविडेंड देना भी पड़ता है। इसी तरीके से इंटरेस्ट आता भी है और जाता भी है। ठीक है,
डिविडेंड कैसे आता है? हम लोगों ने बहुत सारी कंपनीज के अंदर बाहर निवेश कर रखा है, शेयर परचेज कर रखे हैं किसी कंपनी के, तो वो कंपनी हमें क्या देती है इंडिया में? डिविडेंड देती है। इसी तरीके से बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं इंडिया के अंदर क्या करके बैठे हैं, और हम लोग उनको क्या पे करते हैं? डिविडेंड पे करते हैं। डिविडेंड मतलब लाभांश, मतलब वो पैसा जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। तो आज हम लोग बहुत सारे जगहों से बाहर से लोन लेके बैठे हैं, तो हम उन्हें कंटिन्यूसली क्या पे करते हैं? ब्याज पे करते हैं। और इसी तरीके से ब्याज हम क्या, कई बार कई कंट्रीज को या कई कंपनीज को बाहर लोन भी दे रखा है हमने, तो हमें उनसे कंटिन्यूसली ब्याज भी मिलता है, तो वो इनकम है अपनी। ठीक है। ट्रांसफर्स में क्या आता है? रेमिटेंसेस। ठीक है। तो रेमिटेंसेस मतलब क्या होता है? ये जो इंडियन डायस्पोरा होता है, इंडिया के जो लोग होते हैं बाहर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है इंडिया के जो लोग हैं मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो लेबर क्लास है वो मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा है, खास तौर से जो श्रीलंका जो केरला है, सॉरी केरला से आपको पता है माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और वो मिडल ईस्ट की तरफ जाके जॉब करते हैं, और वो कंटिन्यूसली अपन लोगों को क्या पे करते, वहाँ से बाहर से अपन को पैसा भेजते रहते हैं। तो ये सब इंडिया की इनकम में जुड़ता है। ठीक है। और इससे फॉरेन करेंसी जो है वो इंडिया की बढ़ती है। आप समझ गए होंगे आराम से। इसी तरीके से अपने बहुत सारे लोग जो हैं वो डेवलप्ड कंट्री लाइक यूके यूएस में काम करते हैं, वो लोग भी अपने परिवार वालों को इंडिया में क्या करते हैं? पैसा भेजते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। ठीक है। आपको मैं बता दूं कि रेमिटेंस जो है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा इंडिया की है। हर साल जो है रिपोर्ट निकलती है और उसमें इंडिया का नाम फर्स्ट आता है। तो आप ये भी कह सकते हो इसको, अगर अपन अलग अलग एंगल से देखें तो इंडिया में ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या कि यहाँ से लोग पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं? बाहर जा रहे हैं और जॉब कर रहे हैं। और तो ये बढ़ना क्या है फिर? एक कंट्रोवर्शियल इशू है। ठीक है, डिबेटेबल इशू है कि ये बढ़ना अच्छा है या खराब बात है। तो इनकम समझ में आ गया, डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है अपन को। इनविजिबल मतलब सर्विसेज। इंडिया क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है गुड्स का। इसी तरीके से एक्सपोर्ट किसका होता है? सर्विसेज का। और इसी तरीके से हम कुछ सर्विस क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान समझना। अब नोटिंग मैं कहूँगा आप एक साथ बाद में कर लेना, पहले आप मेरी बात सुनो। ठीक है, लिखना बाद में, पहले समझ लो। सब कुछ लिखा रहेगा बोर्ड पे, आपको तो कितनी बार भी आप इसको पॉज करके देख सकते हो। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या है कि अपन गुड्स एंड सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब अपन पहला क्वेश्चन ये देखते हैं कि अपन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किस चीज़ का करते हैं। तो आपको पता है ऑब्वियसली, मैंने कई बार आपको बता दिया क्लास के अंदर कि अपन इंपोर्ट सबसे ज़्यादा करते हैं कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का। ठीक है, वो भी किधर से? इराक से, सऊदी अरेबिया से, ठीक है, और ईरान से। इन कंट्रीज से अपन मेनली क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं कच्चे तेल का। ठीक है, तो इंपोर्ट के अंदर सबसे मेन आइटम क्या है अपना? क्रूड ऑयल। सेकंड इंपोर्ट क्या है? गोल्ड। आपको पता है कि अपन गोल्ड भी बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया के लोगों को क्या है? गोल्ड की चाहत बहुत है। ठीक है, अपन लोग गोल्ड क्या करते हैं? संभाल संभाल अपन इंडिया के अंदर गोल्ड जो है, दो तरह के लोग होते हैं गोल्ड खरीदने वाले। एक गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए खरीदता है। जैसे आप गोल्ड खरीदो तो आप क्यों खरीद रहे हो गोल्ड? क्योंकि ना हमें लग रहा है कि गोल्ड के अंदर जो पैसा लगाएंगे वो सेफ रहेगा। ठीक है, एक तो ये तरह के लोग होते हैं, फर्स्ट तरीके के इन्वेस्टमेंट करने के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर मतलब पैसा लगाते हैं क्योंकि उनको शादी वगैरह के अंदर ज़रूरत होती है मतलब पहनने के लिए ना, एक तरीके से कंजम्पशन करने के लिए। तो अपन बताओ किस डिमांड को कम कर सकते हैं? आप समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? गोल्ड अपन क्यों परचेज कर रहे हैं? एक तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और एक गोल्ड एक तरीके से वेयर करने के लिए, पहनने के लिए। ठीक है, अब अपन जो लोग पहन रहे हैं गोल्ड है ना, उनको तो मना नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, भाई उनको शादी ब्याह में वो गोल्ड चाहिए। लेकिन अपन किस चीज़ को रोक सकते हैं? जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड के अंदर। ठीक है, उनको क्या लगता है कि भाई गोल्ड जो है आज इतने रुपए तोला है तो कल को बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, गोल्ड को ऐसा देखते हैं कि भाई जैसे प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं वैसे गोल्ड के अंदर निवेश करना चाहिए। तो अपन इनको समझा सकते हैं। अब कैसे समझाएंगे? सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, या फिर आप सुना होगा कभी आपने, या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू, है ना। ठीक है, तो गोल्ड बॉन्ड्स इशू कर रखी है गवर्नमेंट ने। गोल्ड बॉन्ड क्या होता है?
कि गोल्ड के बराबर जो है उस बॉन्ड की वैल्यू रहेगी, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। सबसे अच्छी बात क्या है, इन पे क्या मिलता रहता है, ब्याज मिलता रहता है। नॉर्मली जो गोल्ड होता है वो आपके अकाउंट, वो घर पे अगर रखा रहेगा या लॉकर में आप बैंक में रख भी दोगे तो उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी नहीं, मतलब थोड़ी बहुत वैल्यू भी बढ़ जाएगी लेकिन ब्याज तो नहीं मिलेगा ना। तो इन बॉन्ड्स के अंदर क्या है, एक तो इनकी वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, बॉन्ड मतलब एक तरीके से आप सरकार आपको ये बॉन्ड इशू कौन करता है, गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, और आप वो बॉन्ड परचेज कर लो, गवर्नमेंट को एक तरीके से पैसे दे दो। ठीक है, और आपके दिमाग में कौन सी नीड पूरी हो जाएगी इससे, इन्वेस्टमेंट वाली। और ये जो बॉन्ड की रेट है ये गोल्ड की रेट के बराबर घूमती रहती है आगे पीछे, है ना, जैसे गोल्ड की रेट चल रही है बिल्कुल वैसे की वैसी रेट चलती है किसकी, इन बॉन्ड्स की। तो आपको लगेगा मेरे पास क्या है, गोल्ड ही रखा हुआ है, लेकिन आपको फायदा क्या हो गया भाई, आपको एक तो रिस्क खत्म हो गया, गोल्ड का मुझे चोरी वोरी होने का डर है फिजिकल गोल्ड्स का, तो लेकिन बॉन्ड बॉन्ड का तो चोरी होने का डर है ही नहीं। ठीक है, वो तो फिजिकल फॉर्म में होता ही नहीं है, वो तो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। अच्छा, अपन को पता है कि शेयर्स वगैरह जो होते हैं वो डीमेट फॉर्म में होते हैं सारे के सारे। तो एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या है कि आपको इस पर कंटिन्यूसली ब्याज भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो गोल्ड होता है उस पर अपन को ऐसा तो नहीं कि वो ब्याज मिलता रहेगा, उसकी वैल्यू जो है हर साल ब्याज की वजह से ही बढ़ती रहेगी, नहीं। तो गोल्ड में नहीं होता, लेकिन इन्वेस्ट जब अपन गोल्ड बॉन्ड परचेज करेंगे तो उस पर अपन को ब्याज भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट कई स्कीम लेके आई है गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड। तो अपन वो बाद में और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी अपन ये देख लेते हैं जरा। तो समझ में आया, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब आप मुझे ये बताओ जरा कि अपन एक्सपोर्ट किस चीज़ का करते हैं ज़्यादा। एक्सपोर्ट अपन ज्वेलरी का अच्छा खासा करते हैं। ठीक है, अपने जयपुर से जो ज्वेलरी जाती है वो फेमस है, पता है आपको, बैंकॉक थाईलैंड मतलब थाईलैंड जो है उधर भी जाती है और भी जगहों पे जाती है। प्लस अपन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल तो अपन इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट उससे बना बना के अपन क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का क्या जो है वो स्टेटस है। तो कुल मिला के आप ये इतना सा याद रख लो कि नेगेटिव में जाता है हमेशा, मतलब अपना इंपोर्ट ज़्यादा है गुड्स का और एक्सपोर्ट क्या है, कम है। तो इसलिए ये हमेशा किस में रहता है, माइनस में रहता है। सर सर्विसेज का क्या हाल चाल है, आपको पता है अपन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सी सर्विस करते हैं, बताओ कौन सी करते हैं, आईटी सर्विस। कौन सर्विस एक्सपोर्ट करी जाती है सबसे ज़्यादा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो इंजीनियर्स हैं, ठीक है, जो बेंगलोर में बैठे हुए हैं और कई और भी सिटीज़ हैं दिल्ली वगैरह, तो उन सब जगहों से अपन लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सर्विस है अपनी एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि थोड़ा कम हुआ है क्योंकि ट्रम्प के आने की वजह से, आपको पता है H1B वीज़ा इशू। ठीक है, एग्जाम के लिए याद रखना, इंडिया यूएस रिलेशन अपने कोर्स में दे रखें, तो H1B वीज़ा इशू देख लेना एक बार। तो इस वजह से क्या है, अभी जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है ट्रम्प द्वारा, प्लस वर्ल्ड के अंदर आपको पता है प्रोटेक्शनिज्म का जो है वो माहौल है। मतलब यूके ने भी जो है वो ब्रेग्जिट कर दिया है, H1B वीज़ा इशू चल ही रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, आपने पता है देखा होगा ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट थे, जो इलेक्शन मतलब लड़ रहे थे उस टाइम पे, जो प्रपोज्ड प्रेसिडेंट थे कैंडिडेट इलेक्शन के, तो वो भी क्या है, ट्रम्प जैसी ही बातें कर रहे थे। तो वर्ल्ड के अंदर जो है वो प्रोटेक्शनिज्म मेजर है, तो इसलिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अपना गिर रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिलहाल ये पॉजिटिव है कुल मिला के। ठीक है, तो इंडिया सर्विस सेक्टर में अच्छा कर रहा है। इनकम्स देखा जाए, इनकम को आप छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है इससे रिलेटेड, क्योंकि ये तो नेगेटिव में रहता है हमेशा। ट्रांसफर जो रेमिटेंस है वो प्लस में है। तो इन सब का नेट इम्पैक्ट क्या है, आपको लग रहा होगा कि भाई सर ट्रेड वाला तो चलो नेगेटिव है, गुड्स वाला, ठीक है, इनविजिबल वाला सर्विस वाला प्लस में और रेमिटेंस वाला भी प्लस में है, ट्रांसफर्स। ठीक है, और इनकम वाला छोड़ दो, वो नेगेटिव में रहता है मेनली। तो अब आप ये बताओ जरा कि क्या इम्पैक्ट निकलेगा, आपको लगेगा सर सब मिला के प्लस में होगा, आंसर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये टोटल एडजस्ट करने के बाद जो करंट अकाउंट का पूरा बैलेंस बचता है, ये पूरा का पूरा बैलेंस हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव में रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब क्या होता है कि हमारा जो करंट अकाउंट है उसके अंदर इनफ्लो ऑफ करेंसी जो है वो कम है,
और आउटफ्लो ऑफ करेंसी क्या है, ज़्यादा है। तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी क्या है, कम है, और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी क्या हो रही है, ज़्यादा। मतलब डॉलर आ तो कम रहा है लेकिन डॉलर जा ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो मान लो 1 लाख डॉलर अपने पास आ रहा है और जा कितना रहा है, 1,20,000 डॉलर जा रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अब सर इससे नुकसान क्या है करंट अकाउंट डेफिसिट से? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझना, पहले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, फिर अपन उसके बाद और भी चीज़ों पे आएंगे, ठीक है। तो अब ये बताओ जरा कि इससे नुकसान क्या है। अब आप सोचो, जब अपना करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा तो मतलब क्या है कि डिमांड ऑफ डॉलर ज़्यादा है और सप्लाई डॉलर की क्या है, कम है। अब आपको पता है किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में रूल क्या है, किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब मान लो अगर $1 कितने का है, 60 रुपये का, एग्जाम्पल। अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो हो सकता है वो कितने रुपए तक पहुंच जाए, 75 रुपये तक, ठीक है, 75 तक। सर इससे क्या नुकसान है हमें? इससे ये नुकसान है कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। सर इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? भाई आप कच्चा तेल बाहर से खरीदोगे, क्रूड ऑयल, सर खरीदेंगे। क्रूड ऑयल का पेमेंट किस में करोगे, डॉलर में। तो मान लो आपने एक जो मतलब क्रूड ऑयल का पेमेंट किया वो $1,000 का पेमेंट करना है आपको, एग्जाम्पल लो। पहले आप 60 रुपये के हिसाब से पेमेंट करते थे, अब आप कितने के हिसाब से करोगे, 75 के हिसाब से। तो आपका जो पेमेंट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, आपको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो क्रूड ऑयल क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। अब आपको पता है क्रूड ऑयल क्या है, इनपुट है, रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल। मतलब इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज है, या बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसमें क्रूड ऑयल काम में आता ही आता है, ठीक है। क्रूड ऑयल या फिर किसी भी तरीके से ऑयल काम में आता है, चाहे डीजल, बेकरी वाले भी लेते हैं, आपको पता है सॉरी तो उनकी भट्टी वगैरह के अंदर वो डीजल वगैरह काम में लेते हैं, ठीक है। तो सोचो आप, जब वहां पे ही काम में आ रहा है तो हर जगह पे काम में आता है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। अब जो फल सब्जियां वगैरह घूमती है, दालें घूमती है, उस सब में जो ट्रक्स होते हैं उन सब में डीजल डलता है, तो वो महंगा हो जाएगा, तो गुड्स की कॉस्ट महंगी हो जाएगी। तो सोचो आप कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा पूरी इकोनॉमी पे, मतलब सब आइटम्स क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इससे क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ना। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, चीज़ें क्या होती जाएगी, महंगी होती जाएगी। इन्फ्लेशन महंगा होता है तो पता है दिक्कत क्या आती है। अब आप सोचो, इंडिया से जो गुड्स बन रहे हैं, इंडिया में जो गुड्स बन रहे हैं वो महंगे बनना चालू हो रहे हैं, लेकिन विदेश में जो गुड्स बन रहे हैं वो सस्ते बन रहे हैं। तो इंडिया वाले गुड्स कहाँ से खरीदेंगे, इंडिया से या विदेश से? सर बाहर से खरीदेंगे, विदेश से खरीदेंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? इंडिया में कोई गुड्स बन रहा है 50 रुपये में, लेकिन बाहर का वो गुड्स पड़ रहा है 40 रुपये का, है ना, मैंने कन्वर्ट करके बता दिया। तो यूएस से वो गुड्स आ रहा है मान लो 40 में, इंडिया से गुड्स पड़ रहा है वो कितने का, 50 रुपये का। क्यों? क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन हो गया, चीज़ महंगी हो गई। तो अपन कौन सा गुड्स खरीदेंगे, यूएस वाला, क्योंकि अपन क्या है, अपन वो कस्टमर है जो लॉजिकली सोचते हैं। अपन लोग जो है वो पेमेंट करते हैं कम, सोचेंगे भाई पेमेंट कम करना पड़े, तो अपन 40 रुपये वाला खरीद लेंगे। तो उससे क्या होगा, अब यूएस के लिए जब अपन यूएस में डॉलर में पेमेंट करने जाएंगे, अब पेमेंट किस में होगा, डॉलर में। तो इससे डॉलर की डिमांड और बढ़ेगी, ठीक है। डॉलर की डिमांड और बढ़ेगी तो समझ लो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो और रुपये डेप्रिशिएट होगा। डेप्रिशिएट होने का मतलब $1 पहले कितने का था, 75 तक पहुंच गया था, हो सकता है वो डॉलर से 80 तक पहुंच जाए। तो इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीस, ठीक है। रुपी देखो डेप्रिशिएट कर रहे हैं ना। आप मान लो कि $1 अपन किताब परचेज कर रहे हैं, सपोज करो $1 क्या है, बुक है अपनी। वो पहले बुक कितने की मिल रही थी, 75 रुपये की। अब वो बुक कितने की मिल रही है, 80 रुपये की। तो बताओ क्या महंगा हो गया, क्या महंगा हो रहा है, बुक महंगी हो रही है, मतलब डॉलर महंगा हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या सस्ता हो रहा है, मतलब किसकी वैल्यू कम हो रही है, रुपीस की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। रुपी की जो परचेजिंग पावर है गिर रही है, तो इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीस। आईएनआर मतलब क्या होता है, इंडियन रुपी। आईएनआर स्टैंडर्ड वर्ड है, ठीक है, जो अपन यूज करते हैं इंडियन रुपीस के लिए। तो कुल मिला के अगर $1 80 रुपये का हो जाएगा तो और भी क्रूड ऑयल महंगा पड़ेगा आना, ठीक है। जब और क्रूड ऑयल महंगा पड़ेगा तो और इनपुट महंगे हो जाएंगे, और फिर और इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी के अंदर, और फिर और डॉलर की डिमांड बढ़ेगी।
ठीक है, तो समझ लो अपन एक सर्कल पे घूम जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये विशियस साइकिल चढ़ जाता है। तो ये सर्कल से होगा क्या, अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस पे पहुंच सकते हैं। मतलब आरबीआई के पास हो सकता है कि रिजर्व्स जो हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पूरे खत्म हो जाएं। तो जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं तो अपन इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। समझ में आ रहा है? वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं आपको 2 मिनट के अंदर अंदर। शुरुआत से देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि आरबीआई जो होता है वो रिकॉर्ड करता है जितने भी इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है करेंसी का। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, 2। करंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अभी नहीं देखना, पहले करंट अकाउंट देखो। करंट अकाउंट मतलब क्या क्या होता है, पहले तो सबसे पहले गुड्स की बात कर लो आप। तो गुड्स इसके अंदर आएगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरा क्या आएगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। फिर क्या आएगा, कोई भी इनकम वगैरह होती है तो अगर वो आ रही है जा रही है दोनों चीज़ें जाएगी। और फिर ट्रांसफर्स, ट्रांसफर्स के अंदर रेमिटेंस आ जाएंगे, गिफ्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं और डोनेशंस भी आ जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं केवल रेमिटेंस आए, कोई गिफ्ट आ जाता है, डोनेशन हो जाता है, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। हमेशा अपना क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है। नॉर्मल नियम क्या है इंडिया के अंदर, हमेशा सीएडी रहता है। सीएडी क्यों रहता है, नॉर्मल नियम क्यों है ऐसा, क्योंकि ये वाला इसकी वजह से अपन इंपोर्ट ऑफ गुड्स बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और अपना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या है उसके कंपैरिजन में कम है। तो इसीलिए जो माइनस है ना वो इतना ज़्यादा है कि इस प्लस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और इस रेमिटेंस से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब कुल मिला के अपना जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। इसीलिए अपन बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रेड डेफिसिट। आपको पता है डेफिसिट मतलब क्या होता है, डेफिसिट मतलब होता है कमी, घाटा। ठीक है, तो हमेशा अपना व्यापार में क्या रहता है, एक तरीके से घाटा रहता है। घाटा क्यों, मतलब ऐसा नहीं कि लॉस में बेच रहे हैं अपन, ऐसा नहीं है कि अपने पास इंपोर्ट तो क्या कर रहे हैं अपन, ज़्यादा कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट अपन कम कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी कंट्री है जिससे अपन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो नाम लेने की आपको जरूरत ही नहीं, आपको पता होगा, चाइना। चाइना जो है वो अभी वर्ल्ड की फैक्ट्री बना हुआ है, आपको पता है। ठीक है, उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं इस टाइम पे कि वो वर्ल्ड के अंदर सबको सस्ता माल बेच रहा है। तो इंडिया भी उससे बचा हुआ नहीं है। अगर आपको मैं एक आंकड़ा बताऊं तो इंडिया और चाइना का कितना ट्रेड है आप देखो ज़रा, और खुद ही जज करो क्या हिसाब किताब है। ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन हाँ अप्रोक्स फिगर है। तो इंडिया चाइना का जो फिगर है वो करीबन करीबन ट्रेड जो है 80 बिलियन डॉलर का है टोटल। ठीक है, उसमें से इंडिया चाइना को जो गुड्स बेचता है अप्रोक्स 20 बिलियन डॉलर के बेचता है, और चाइना इंडिया को जो गुड्स बेच रहा है वो अराउंड 60 बिलियन डॉलर के बेच रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है टोटल वो 80 बिलियन डॉलर का है, और उसमें से इंडिया चाइना को जो गुड्स बेच रहा है अप्रोक्स जो है वो 20 का है, 20 से थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। और चाइना इंडिया को लेकिन जो गुड्स बेच रहा है वो 60 बिलियन डॉलर बेच रहा है। ठीक है, तो मैं मतलब इन सबको रटाना नहीं है, लेकिन बस केवल ये बताना है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे। तो सोचो इंडिया और चाइना के बीच में कौन नुकसान के अंदर है ट्रेड के अंदर, ऑब्वियसली इंडिया। ठीक है, अपन चाइना से इंपोर्ट क्या करते हैं मेनली, जैसे मोबाइल सेट्स वगैरह खूब इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन खूब दबा के इंपोर्ट करते हैं। क्लियर क्या? तो सर्विसेज के अंदर अपना प्लस जरूर है लेकिन उससे अपन को इतना ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा अभी फिलहाल। तो ट्रांसफर्स भी हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है, मतलब कुल मिला के जो ये करंट अकाउंट है टोटल ओवरऑल ये माइनस में रहता है। मतलब इनफ्लो जो है फॉरेन करेंसी का वो कम है और आउटफ्लो जो है वो फॉरेन करेंसी का ज़्यादा है। तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है बताओ? उससे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अपने पास जो फॉरेन करेंसी है वो महंगी होती जाती है। ठीक है, इंडिया का जो रुपया है वो डेप्रिशिएट करता जाता है, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। तो $1 अगर पहले 50 रुपये का बिक रहा था, तो क्योंकि डॉलर की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती है तो डॉलर की प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। वो $1 कितने का हो गया, 70 रुपये का हो गया, 50 से बढ़ के। इससे इम्पैक्ट क्या आएगा, क्योंकि डॉलर से अपन क्या खरीदते हैं, अपने इनपुट्स परचेज करते हैं बाहर से। लाइक अपन कच्चा तेल खरीदते हैं, तो कच्चा तेल अपने आप क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। ठीक है, जब कच्चा तेल महंगा हो जाएगा तो फिर कच्चा तेल आपको पता है अपने इंडस्ट्री के अपने
रॉ मटेरियल है एक तरीके से सारी इंडस्ट्रीज़ का, तो फिर वो अपने आप क्या हो जाएगी, सब चीज़ें इंडिया में इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है, महंगाई हो जाएगी। और फिर महंगाई हो जाएगी तो इससे क्या होगा, महंगाई होने की वजह से इम्पोर्ट और बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर अगर महंगाई होगी तो इंडिया का जो माल है वो महंगा बन रहा है इसका मतलब, और बाहर जो माल है वो सस्ता आ रहा है, तो इंडिया वाले जो लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो बाहर वाला माल प्रेफर करेंगे। तो जब वो बाहर वाला माल प्रेफर करते हैं तो इससे अपन को मतलब अपन बाहर से जब इंपोर्ट बढ़ाएंगे अपना, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड और बढ़ेगी, तो उसकी रेट और बढ़ेगी, मतलब इंडियन रुपीस फिर से डेप्रिशिएट करेगा, और रुपीस डेप्रिशिएट करेगा तो फिर से वापस से साइकिल घूम जाएगी, मतलब जो है कच्चा तेल और महंगा आएगा, और फिर वो सारी पूरी बातें रिपीट होती जाएगी, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। क्लियर क्या? तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है, मतलब जो आरबीआई है, उसके पास से इतना हो सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मतलब कि जैसा 1991 के अंदर हुआ था इंडिया के अंदर, उस टाइम पे इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो बहुत कम बचे थे, है ना, बहुत ही थोड़े दिन के लिए बचे थे, जिससे अपन अपना क्रूड ऑयल खरीद पाएँ। ठीक है, तो फिर अपन को अपना हाथ बांधना पड़ेगा। जब अपन क्रूड ऑयल नहीं खरीद पाएंगे तो सोचो आप इकोनॉमी कैसे रन करेगी, है ना। सोचो आप बिना तेल के अपन कैसे अपन जब एक दिन पेट्रोल पंप रहता है तो क्या हालत हो जाती है। अगर ये सोचो अगर 10 दिन पेट्रोल पंप बंद हो जाए तो फिर अपन यहाँ से कहीं दूर तक नहीं जा सकते हैं, कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं ना। ठीक है, तो वो इमेजिन करो आप सिचुएशन, ये सिचुएशन हो जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की। फिर अपन क्या करेंगे, फिर आईएमएफ के पास जाएंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, और फिर लोन लेंगे। फिर आईएमएफ फिर से अपन पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा, जैसे 1991 के अंदर लगाई थी, और अपनी इकोनॉमी को उस टाइम पे क्या बोला था उसने, ओपन कर दो। तो इस तरीके से दोबारा ये सब बातें हो सकती है। तो अब इंडिया के पास वैसे अगर देखा जाए, अगर मैं आपको बताऊं तो एक आइडिया, इंडिया के पास, आरबीआई के पास करीबन 420 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं अप्रोक्स। तो आप ये कह लो बस कि 400 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फिलहाल। तो अभी यही सिचुएशन हो रही है। अभी आपको पता है कंटिन्यूसली जो जो रुपया है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है, 75 रुपये तक चला गया था लास्ट के अंदर, अपन ने देखा था जो इंडियन रुपीज़ था वो डॉलर के अगेंस्ट में। और फिर दूसरी बात, जो क्रूड ऑयल था उसकी रेट कंटिन्यूसली बढ़ रही थी। ठीक है, तो इससे कितना नुकसान होता है समझ में आ रहा होगा आपको। अब दोस्तों अपन किस पे आते हैं करंट अकाउंट के बाद, कैपिटल अकाउंट। सर ये कैपिटल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, वो ट्रांजैक्शन जो आपकी असेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर चेंजेस करते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। या फिर आप ये बोल सकते हो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल अपन ने पढ़ा है कई बार पूंजी, ठीक है, मतलब बिजनेस में लगने वाला पैसा। तो सर ये क्या मतलब है, जरा थोड़ा और ढंग से समझाओ। तो अपन समझते हैं इसको अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कहने का क्या मतलब है, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके ना, ये कोई फिक्स लिस्ट नहीं है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, एग्जाम्पल वाली लिस्ट है। मूवमेंट ऑफ कैपिटल लाइक एफडीआई। अब इन नामों में मत जाओ, आप केवल इतनी सी बात सुनो। ये एफडीआई एफआई बहुत डिटेल में डिस्कस करना है अपन को नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहले आप ये समझो कि मूवमेंट ऑफ कैपिटल मतलब बाहर से कोई पैसा आया, ठीक है, और वो या तो एफडीआई मतलब क्या होता है, इंडिया में बिजनेस डालने के लिए, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। एफडीआई मतलब कोई पर्सन बाहर से इंडिया में बिजनेस डालने के लिए आया है, ठीक है। सर एफआईआई मतलब क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसका मतलब क्या कि बाहर से कोई पर्सन इंडिया के अंदर क्या करने आया है, शेयर परचेज करने आया है किसी कंपनी के। दोनों में क्या डिफरेंस है सर, इसमें तो वो खुद बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस डाल रहा है। अब सोचो कोई पर्सन बाहर से इंडिया में बिजनेस डालने आएगा, सपोज करो वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट आपको पता है क्या काम करती है, रिटेल चेन है इसकी, ठीक है, बहुत बड़े स्टोर्स होते हैं, जैसे इंडिया में बिग बाजार है वैसे वॉलमार्ट है। अब ये अगर ये बाहर से इंडिया में आएगी तो फिर ये क्या करेगी, बड़े बड़े मॉल परचेज करेगी, मॉल बनाएगी, ठीक है, उसमें गुड्स बेचेगी अपने। तो ये एफडीआई है। एफआईआई क्या है, ये लोग बाहर बैठे बैठे आराम से इंडिया की किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लेंगे, मतलब इंडिया की किसी कंपनी में हिस्सेदारी रख लेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल मतलब
ये लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब क्या है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशंस मतलब जैसे बैंक है, तो ये बाहर से कौन आ रहा है, बैंक आ रहे हैं। एग्जाम्पल, आपको पता है बैंकों के पास अच्छा खासा पैसा रहता है, तो ये बाहर से जो बैंक है, मान लो कोई भी बैंक है, सिटी बैंक आपने सुना होगा नाम, तो सिटी बैंक फॉरेन बैंक है, तो ये इंडिया की किसी कंपनी में शेयर परचेज कर रहा है, तो उसे बोलते हैं FII। इसी तरीके से बाहर की कोई इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, बाहर की बहुत बड़ी इंश्योरेंस, अब आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा रहता है, तो इंश्योरेंस कंपनी बाहर से इंडिया की किसी कंपनी में शेयर परचेज कर रही है। सपोज करो रिलायंस में 10% शेयर परचेज कर लिए, 5% शेयर परचेज कर लिए, टाटा में परचेज कर लिए 8% शेयर्स, है ना, 8%, तो ये क्या कहलाएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसी तरीके से पेंशन फंड्स, FII का एग्जाम्पल क्या है, पेंशन फंड्स। पता है आपको आजकल जो है, कई लोग मतलब एड वगैरह में स्कीम आती रहती है कि हमें पहले पैसा दो और फिर हम बाद में आपको पेंशन देंगे आपके रिटायरमेंट के बाद। अटल पेंशन योजना, ठीक है, उसमें भी तो यही होता है, गवर्नमेंट जो है आपसे हर महीने जो है कुछ अमाउंट लेती रहती है, और जब आप रिटायर होगे तो लास्ट में आपको वो अमाउंट देती रहेगी, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, तो सोचो गवर्नमेंट के पास अटल पेंशन योजना के नाम से अभी कितना पैसा इकट्ठा हो गया होगा। अभी हर बहुत सारे लोग जो है अटल पेंशन योजना के अंदर अपना पैसा जमा करा रहे हैं सरकार के पास, तो सर, तो वो क्या है, पेंशन फंड है एक तरीके से, है ना, ठीक है। तो ऐसे ये इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं ना सर। QFI मतलब क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, है ना, क्वालिफाइड फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स। सर इसका क्या मतलब होता है, देखो ये दोनों एक ही बात है लगभग लगभग। FII और QFI में डिफरेंस ये है, FII के अंदर बाहर से कौन आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन QFI के अंदर क्या आ रहा है, कोई पर्सन, व्यक्ति, और वो कर क्या रहा है, इंडिया की किसी कंपनी में निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। समझ में आया क्या, बताओ FII क्या है। FII मतलब जैसे बैंक है, कोई फॉरेन बैंक है, वो इंडिया की किसी रिलायंस के अंदर निवेश कर रहा है, मान लो 5% 6% शेयर परचेज कर रहा है। QFI क्या है, कोई पर्सन है जिसका नाम मान लो X है, तो वो फॉरेन में बैठा बैठा क्या कर रहा है, इंडिया की किसी कंपनी में 5% 6% 8% 9% 10% क्या कर रहा है, शेयर परचेज कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, QFI। बस ये फर्क है। तो पहले ना आपको ये बता देता हूँ पहले इंडियन गवर्नमेंट जो है केवल FDI और FII अलाउ करती थी, लेकिन 2011 के आसपास है ना QFI भी अलाउ करना चालू कर दिया, ठीक है। क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास मतलब RBI के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो कम होने लगे, तो RBI ने बोला चलो QFI भी अलाउ कर देते हैं, तो फिर QFI भी अलाउ हो गया। समझ में आया क्या। अच्छा मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, इंडिया की गवर्नमेंट को सबसे अच्छा कौन सा लगेगा, FDI, FII या QFI, या फिर आप ये सोचो FDI और FII में सोचो कि कौन सा अच्छा लगेगा। सर FDI अच्छा लगेगा। FDI क्यों, FDI बहुत स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, मतलब ये लोग क्या है, बाहर से अपना पैसा लेके आते हैं, और क्यों लेके आए हैं, इंडिया में बिजनेस करने के लिए, निवेश करने के लिए, ठीक है। इंडिया में कंपनी डालते हैं ये लोग, या किसी मतलब इंडिया में आप समझ लो कंपनी डालते हैं ये लोग, और कंपनी डाल के फिर अब जिस जिस पर्सन ने बहुत सारा पैसा लगाया है अपने इंडिया के अंदर, कोई कंपनी डाली है, जैसे वॉलमार्ट स्टोर परचेज किया है पूरा का पूरा, प्रोडक्ट एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया है, तो वो छोटी मोटी बातों से भगेगा नहीं एकदम से। मान लो इंडिया का कभी पता लगा जो है कोई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई एकदम से, ठीक है, या इंडिया के अंदर कोई शेयर मार्केट जो है डाउन हो गया, तो ऐसा नहीं है कि ये जो इतना सारा निवेश करके करे हैं इंडिया के अंदर और बड़े बड़े बिजनेस ओपन किए हैं, भाग जाएंगे, ये रहेंगे अपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये FDI जो होता है वो स्टेबल होता है, इसलिए गवर्नमेंट हमेशा किसको प्रेफर करती है, FDI को। लेकिन FII के साथ क्या है, इन लोगों ने तो किसी कंपनी के अंदर शेयर परचेज करे हैं, अगर कभी ये ना शेयर मार्केट डाउन होता है तो ये लोग जल्दी से घबरा जाते हैं, और ये जो शेयर परचेज करते हैं उसको बेचना चालू कर देते हैं, और बेच के अपने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करा के वापस चले जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ भाई। ये FII क्या कर रहे होंगे, इन्होंने पहली बात तो फॉरेन करेंसी दी होगी RBI को, ठीक है, और उससे रुपीस में कन्वर्ट कराया होगा, और रिलायंस के अंदर पैसा लगाया होगा, ठीक है, यही हुआ होगा।
रिलायंस में पैसा किस में लगाएंगे? रुपीज़ के अंदर, इंडियन रुपीज़ के अंदर। लेकिन ये एफआईआई बाहर के लोग हैं तो ये फॉरेन करेंसी लेके आएंगे। तो फॉरेन करेंसी पहले आरबीआई को देंगे और फिर रुपीज़ में कन्वर्ट करा के रिलायंस में पैसा लगाएंगे। लेकिन पता लगा रिलायंस के जो शेयर हैं उसके जो भाव है वो गिर गए। तो ये फटाफट क्या करेंगे? उन शेयरों को बेचेंगे। उन शेयरों को बेचने से क्या मिलेंगे? रुपया मिलेगा। उस रुपये को किसको देंगे? आरबीआई को देंगे और उससे डॉलर लेंगे, और आरबीआई से डॉलर लेने के बाद अब चलते बनेंगे अपने घर पे। समझ में आया? तो इन्होंने जो पैसा लगाया था वो वापस से चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इंडिया की गवर्नमेंट एफआईआई से बहुत डरती है इसी वजह से। ठीक है, तो अपन ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में देखते हैं? एफडीआई के अंदर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सर एफआईआई और क्यूएफआई में से ज़्यादा स्टेबल कौन है? ज़्यादा स्टेबल मतलब कौन ज़्यादा रुकेगा इंडिया के मार्केट में? क्यूएफआई। क्यों? क्योंकि ये कौन है? इंडिविजुअल्स, क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंडिविजुअल्स, है ना, इन्वेस्टर्स एक तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने एक आदमी बनाया था ना, एक इंडिविजुअल, राम श्याम मोहन। अब ये तो बाहर का आदमी तो उसका नाम रख देते हैं टॉम, है ना, निक, ऐसे कुछ। तो ये क्यूएफआई जो है ये कौन है? बाहर का पर्सन है, इंडिविजुअल है। ये इंडिया के अंदर क्या कर रहा है? किसी कंपनी के अंदर शेयर परचेज कर लेता है, सपोज टू रिलायंस के अंदर। लेकिन अगर मान लो रिलायंस के शेयर के दाम गिर भी गए या फिर इंडिया के शेयर मार्केट गिर रहा है, तो ये एकदम से छोड़ के नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को नॉलेज कम होती है। किसके कंपैरिजन में? इन इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में। एफआईआई तो क्या है? बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी है। उनका तो काम ही क्या है? उनके पास जो पैसे आते हैं उसको निवेश करते हैं वो हर जगह पे। ठीक है, तो इनके पास पूरी रिसर्च टीम होती है। आपने सुना होगा इन्वेस्टर बैंकर नाम से कुछ होते हैं। ठीक है, तो अच्छे अच्छे कोर्स करते हैं ये लोग और इन्वेस्टर बैंकर बन जाते हैं और आराम से इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को। तो इनका तो काम ही है कि ना पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज पर नज़र रखना। इनको पता लग जाता है कि भाई फ्यूचर के अंदर इकोनॉमी में क्या होने वाला है, छोटी सी बात होती। तो ये जल्दी से उस चीज़ को समझ जाते हैं। तो अगर कोई गिरावट आ रही होती है तो ये बेच के भाग जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्यूएफआई के अंदर क्या है? ये लोग तो बेचारे इंडिविजुअल्स हैं, इनको तो इतना ज़्यादा पता ही नहीं है। तो ये लोग स्टेबल होते हैं। समझ में आ गया ढंग से? बस इतना जान लो, फिर अपन इसकी लिमिट्स वगैरह तो पढ़ते रहेंगे, पहले दिमाग में फिक्स होने चाहिए पॉइंट। तो एफडीआई का बताओ फायदा क्या है? एफडीआई का फायदा ये है, पहली बात तो पैसा आएगा। तीनों का फायदा यही है, पैसा आ रहा है। ठीक है, कौन सा पैसा आ रहा है? फॉरेन करेंसी आ रही है। तीनों का फायदा तो ये है। लेकिन एफडीआई का फायदा क्या है? ज़्यादा पैसा तो आएगा ही, साथ में ये लोग बिजनेस करेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी। दूसरी बात, सोचो ये टेक्नोलॉजी लेके आएंगे अपने साथ। अब कोई यूएस की कंपनी इंडिया के अंदर बिजनेस करेगी तो वो क्या लेके आएगी? टेक्नोलॉजी लेके आएगी, अपने साथ एक्सपर्ट्स लेके आएगी। फिर अब सपोज करो, आपने देखा होगा एफडीआई के अंदर लिमिट होती है 51%, कई जगहों पे 49% लिमिट देखी होगी आपने। इसका मतलब क्या होता है आपको पता होगा शायद। अब मान लो 51% एफडीआई किसी केस में अलाउड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझो। इसका मतलब ये है कि फॉरेन जो कंपनी है वो कितना निवेश कर सकती है? 51%। ठीक है, इसका मतलब उसको 49% जो है वो निवेश किससे चाहिएगा? इंडियन से। मतलब ये तो हो गया इंडियन, और ये कौन हो गया? ये फॉरेनर हो गया। ठीक है, अब ये दोनों मिलके बिजनेस करेंगे तो इससे क्या होगा? ये जो फॉरेनर है ये इसको टेक्नोलॉजी बतानी पड़ेगी पूरी की पूरी इंडियन को। ठीक है, तो ये फायदा हो जाएगा। इसीलिए इंडिया जो है वो क्या कर रही है? एफडीआई की लिमिट हर केस में बढ़ाती जा रही है। आप देखोगे कि डिफेंस के अंदर भी एफडीआई अपन ने बढ़ाया है। ठीक है, इवन अभी इस साल ही, शायद इस साल या पिछले साल, एविएशन सेक्टर में भी हमने एफडीआई ओपन कर दिया। ठीक है, एयर इंडिया के अंदर। सपोज करो, मतलब सोचो आप, एयर इंडिया के अंदर क्यों ओपन किया? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो एयर इंडिया है उसके अंदर क्या हो जाए? डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए। मतलब उसके जो अभी एयर इंडिया के शेयर किसके पास है बताओ? सरकार के पास है, भारत सरकार के पास है। लेकिन ये आपको पता है कि एयर इंडिया जो है वो लॉसेस में चल रही है ना, उसके ऊपर 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का लोन है इस टाइम पे। तो उसके बाद सैलरी पे करने के लिए पैसे नहीं होते हैं एम्प्लॉयज़ को अपने। कई बार वो तो गवर्नमेंट नहीं दे, तो फिर वो गवर्नमेंट, अगर इंडियन गवर्नमेंट उसको सैलरी देना बंद कर दे एम्प्लॉयज़ को, तो पूरा जो एयरलाइंस है वो बंद हो जाए। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इसको बंद भी नहीं कर सकते अपन, तो इसलिए इसके अंदर एफडीआई ओपन कर दो। तो एफडीआई ओपन करने से क्या होगा? सरकार अपने हिस्सेदारी बेचेगी। फिर वो हिस्सेदारी कौन खरीदेगा? जो है कोई फॉरेनर परचेज करेगा।
कोई फॉरेन कंपनी परचेज करेगी, एफडीआई मतलब, ठीक है, और फिर वो अपनी एक्सपर्टीज से उसको रन करने में मदद करेगी एयर इंडिया को। तो हो सकता है शायद वो एयर इंडिया क्या आ जाए, लॉस की जगह प्रॉफिट में आ जाए। समझ में आ रहा है, ये प्लान है। तो गवर्नमेंट ने उसको पूरा बेचने, बंद करने से, बेचने से तो मना कर दिया, बस इसमें थोड़ा बहुत एफडीआई ओपन कर दिया। इसी तरीके से आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने रिटेल चेन, सिंगल ब्रांड रिटेल, उसमें 100% एफडीआई अलाउ कर दिया। ठीक है, क्यों अलाउ कर दिया? ताकि क्या है, सिंगल ब्रांड रिटेल मतलब जैसे कोई एप्पल का शोरूम है, ठीक है, तो उसमें एप्पल मोबाइल ही मिलेगा। मल्टी ब्रांड रिटेल मतलब क्या होता है, जैसे वॉलमार्ट है तो मल्टी ब्रांड रिटेल है, उसके अंदर सब चीज़ें मिलेगी, है ना, ठीक है, वो बिग बाजार की टाइप की तरह हो गया। तो गवर्नमेंट ने एफडीआई किस में अलाउ किया है, 100% सिंगल ब्रांड रिटेल के अंदर। ठीक है, तो क्लियर हो रही है आपको पिक्चर? हम लोग क्या चाहते हैं, एफडीआई ज़्यादा चाहते हैं, उससे टेक्नोलॉजी भी आती है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल मतलब क्या आ रही है, कि पैसा आ रहा है, पूंजी आ रही है। दूसरा पॉइंट क्या है, बोरोइंग्स। आपको पता है इंडिया जो है वो बहुत सारे लोन लेती है, कहाँ से, विदेशों से। तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। सर क्यों लेते हैं अपन विदेशों से लोन? मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है। लेक्चर की थोड़ी सी जो है वो साइज बड़ी होगी, लेकिन फिर भी अपन को पूरी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। क्या करें, तो अपन को पढ़ना है तो पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। रीडिंग करने से कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल ध्यान समझना, इंडिया के अंदर पता है आपको इंटरेस्ट रेट होती है वो ज़्यादा होती है हमेशा। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन जो विदेश विदेश है उसके अंदर फॉरेन है, जो डेवलप्ड कंट्री है, उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जैसे यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट 1 या 2% पे मिल जाएगा आपको सब कुछ, लोन वगैरह। लेकिन इंडिया के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है, आपको लोन वगैरह चाहिए, ठीक है, तो वो आपको 8, 9, 10% पे मिलेगा। और अगर आप सेविंग अकाउंट पे इन्वेस्ट करते हो तो अपना वैसा तो 4% ब्याज मिलेगा। यही यूएस के अंदर 1 या 2% ब्याज मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूएस ऑलरेडी क्या हो चुका है, डेवलप्ड हो चुका है। तो डेवलप्ड हो गया सर, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो भाई, इंडिया के अंदर लोगों को पैसे की जरूरत है, ठीक है, जरूरत है मतलब पैसे की डिमांड है। बट यूएस के अंदर वहाँ पे जरूरत ही नहीं लोगों को इतने ज़्यादा पैसे की। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इतना इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, तैयार हो चुका है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहाँ पे तो जो बैंक है वो बोलती है भाई लोन ले जाओ, चाहिए तो तुम्हें, ठीक है। अब ऐसे ही सोचो, जापान के अंदर पता है, अगर आप बैंकों में पैसा जमा कराओगे तो आपको ब्याज मिलेगा ही नहीं। जापान में कॉन्सेप्ट क्या है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का। मतलब जापान में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है बैंक में पैसा जमा कराने पे। मतलब अगर आपने बैंक में पैसा जमा कराया और आपने सोचा कि भाई सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं और एसबीआई हमें 3-4% ब्याज देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उल्टा आपसे एसबीआई ले और लेगा। जापान की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जापान के अंदर ऑलरेडी बैंकों के पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, लेकिन जापान की इकोनॉमी क्या है, एक स्टेगनेंट पोजीशन पे आ चुकी है, ठीक है, सैचुरेशन पे आ चुकी है। मतलब वहाँ पे क्या है, इकोनॉमी उनकी ग्रो ही नहीं कर पा रही, ठीक है। इन्फ्लेशन बहुत कम है, महंगाई की जो दर है वो बहुत कम है। और हमेशा इकोनॉमी में थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन होनी चाहिए। इन्फ्लेशन क्या बताती है कि आपकी डिमांड क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, डिमांड थोड़ी बढ़ रही है, तो वो बताता है। बट जापान जैसी कंट्री के अंदर क्या है, डिमांड सैचुरेशन पे है, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत कम है ही ना के बराबर है। तो इससे क्या होगा, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से जापान में जो बैंक्स है वो बोल रही है कि लोगों, आप हमें पैसा मत जमा कराओ, हमें पैसा जमा कराओगे तो हम आपको ब्याज देंगे ही नहीं, उल्टा हम आपसे पैसे और चार्ज कर लेंगे। रीजन कि सोचो आप, बैंकों की ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग बाग इस पैसे को अपने पास रखें और उसको कंज्यूम करें, उस पैसे का खर्च करें, कुछ ना कुछ खर्च करेंगे तो उससे क्या होगा, वहां पे इकोनॉमी रन करेगी, वहां पे डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वहां पे गवर्नमेंट की मंशा क्या है, कि डिमांड को बढ़ाना, ठीक है। इसीलिए आप देखते हो कि जो जापान है या बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वो इंडिया को बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा रहता है। उनका सोचो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है,
ठीक है, उनको डेवलप करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वो रोड बनाते हैं तो वो कैसे बना रहे हैं, उनको घरों के बीच में से जगह निकालनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पूरी की पूरी जगह जो है वो पूरी रोड बन चुके हैं। बट इंडिया के अंदर ऐसा है क्या? नहीं है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना बाकी है अभी तो। इसलिए इंडिया को बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड है। इसीलिए, और आपको पता है कि इंडिया के अंदर अब जो लोग हैं वो बैंक्स के अंदर पैसा कम जमा कराते हैं। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखो तो हमारी जो सेविंग रेट है वो कम हुई है। ठीक है, उससे कई सारे रीजंस हैं। 10 साल के अंदर हमारी सेविंग रेट जो है वो कम हुई है पहले से। तो इस तरीके से हम क्या चाहते हैं अब कि बाहर से, अब इंडिया के अंदर सोचो, अब बैंकों की भी वैसे भी हालत ख़राब चल रही है, एनपीए चल रहा है, तो हम चाहते हैं बाहर से पैसा आ जाए किसी तरीके से। तो हम इसीलिए एफडीआई चाहते हैं कि पैसा मिलेगा, दूसरी बात टेक्नोलॉजी मिलेगी, ये सब बातें हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने क्या अलाउ कर रखा है, अपनी इंडियन कंपनीज को अलाउ कर रखा है कि आप बाहर से लोन ले लो। क्यों? इंडिया के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन बाहर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? कम होती है। समझ में आ गया क्यों कम होती है? क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया के अंदर हमेशा पैसे की डिमांड रहती है, तो इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है? ज़्यादा है। बट बाहर क्या है? पैसे की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उनके पास अच्छा खासा पैसा है लोन देने के लिए। रिकवरी ऑफ लोन, अगर आप कभी लोन दोगे तो वो रिकवर होगा, तो वो भी किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट का। लैंडिंग, लैंडिंग मतलब लोन देना। तो इंडिया मान लो किसी कंट्री को लोन दे रही है। रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर आपने लोन लिया है तो उसको चुकाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये लोन दिया, ये लोन का पैसा वापस आ गया, ये लोन लिया, ये लोन को चुका दिया। एनआरआई डिपॉजिट्स, ये समझो क्या होता है। अब इंडिया के जो लोग हैं इतने सारे बाहर जो विदेशों में काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है बताओ, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो ये लोग बाहर वाले लोग क्या करते हैं, मतलब इंडिया वाले जो लोग हैं जो अपने यहाँ पे बाहर जाके काम कर रहे हैं, जिसे अपन डायस्पोरा कहते हैं, ये लोग इंडिया में पैसा जमा कराते हैं अकाउंट में, उसे बोलते हैं एनआरआई अकाउंट। ठीक है, तो मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन डिपॉजिट्स। समझ में आ गया? इसे एफसीएनआर भी बोलते हैं, आपने सुना हो कभी। ठीक है, तो ये क्यों डिपॉजिट करा रहे हैं बताओ? क्योंकि इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये सब आपको कहीं ना कहीं लाइबिलिटी या एसेट से नज़र आ रहा है, ज़्यादातर लोन से। ठीक है, लोन देना या लेना, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर, ये बताओ इंडिया की पोजीशन इसमें कैसी है? दोस्तों, इंडिया की पोजीशन हमेशा इसमें यह है कि हम हमेशा सरप्लस में रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हमेशा कह रहा है सरप्लस। क्यों? क्योंकि एफडीआई वगैरह हमारे पास काफ़ी अच्छा आ जाता है। ठीक है, अच्छा सर, ये एफडीआई आता क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर जो इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, तो डेवलपिंग कंट्री है तो हम क्या है, अभी स्पीड से भाग रहे हैं। तभी तो देखो इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी है। इंडिया की ग्रोथ रेट देखो आप, 6 to 7% चलती है हमेशा। यूएस की ग्रोथ रेट देखो 1 to 2% है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। बस दिक्कत यह है कि यूएस की जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी पॉपुलेशन इंडिया से 100 करोड़ कम है। ठीक है, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। बट जीडीपी जो है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो इंडिया का बहुत कम है। ठीक है, बट इंडिया की ग्रोथ रेट अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, 6-7% बहुत होती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रही होगी बातें कि इंडिया का हमेशा कैपिटल अकाउंट में क्या रहता है? सरप्लस रहता है। क्योंकि बाहर वाले लोग भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे पैसा अच्छा खासा, निवेश के अच्छे खासे यहाँ पे अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन क्या हुआ था 2009 से, 2009 और 12 के अंदर हमेशा अपना क्या है, कैपिटल अकाउंट में सरप्लस नहीं था, माइनस में था। ठीक है, इसी तरीके से देखो करंट अकाउंट हमेशा क्या रहता है? डेफिसिट रहता है। बट लेकिन 2001-2 और 3 साल, मतलब आप ये ले लो 2000, 2001, 1, 2 और 2, 3, इन 3 साल के अंदर अपना करंट अकाउंट क्या आ गया था? सरप्लस आ गया था। तो समझ में आया? बताओ, करंट अकाउंट हमेशा नॉर्मली क्या रहता है? डेफिसिट रहता है। कैपिटल अकाउंट हमेशा नॉर्मली क्या रहता है? सरप्लस रहता है। ये चीज़ याद रखनी है। एक्सेप्शंस क्यों बता रहा हूँ? कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है क्या हमारा करंट अकाउंट स्टार्टिंग से क्या है, डेफिसिट है क्या? तो आंसर इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि नहीं भाई, इन बीच में हमारा क्या है, बीच बीच में करंट अकाउंट क्या रहा था?
सरप्लस भी रहा था 3 साल। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में, क्या हमारा कैपिटल अकाउंट हमेशा से सरप्लस रहा है क्या? नहीं, अपन ने देखा, ये देखो 2 साल क्या रहा है, डेफिसिट भी रहा है। क्लियर क्या? अच्छा, तो देखो तभी तो मामला बैठता है बीओपी जो है इंडिया क्यों अभी फिलहाल सही है। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? मैंने बताया ना, $400 बिलियन से भी ज्यादा हैं। ये अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया के पास। ये कैसे बढ़े? क्योंकि देखो, अब आप समझो ये कैसे बढ़े, कैसे इतने इतने कैसे हुए, जबकि अपन को मांगने की जरूरत पड़ गई थी 1991 के अंदर, 1991 के अंदर। तो इंडिया ने 1991 के अंदर एलपीजी अपनाया। ठीक है, फिर भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, हमेशा करंट अकाउंट क्या रहता है, डेफिसिट रहता है, माइनस में रहता है। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा किस में रहता है, सरप्लस में रहता है। मतलब हम इस वाले माइनस को इस वाले प्लस से क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो मान लो, अब एक एग्जांपल लेना है ना, करंट अकाउंट माइनस में कितना है, 1000 रुपये, और कैपिटल अकाउंट सरप्लस में कितना है, 1200। मुझे बताना तो करंट अकाउंट माइनस में क्यों है? क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है गुड्स का। ठीक है, बस ये रीजन है। मुझे बताना तो कैपिटल अकाउंट प्लस में क्यों है? क्योंकि एफडीआई का पैसा ज्यादा आता है। ठीक है, तो अब 1200 प्लस में, 1000 माइनस में, तो बताओ बीओपी कितना हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट टोटल 200 प्लस में। ये जो पैसा 200 प्लस में आया इंडिया के पास, 1200 माइनस 2000, 1000, ये कहाँ जुड़ जाएगा, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। आया समझ में? तो ऐसा हर साल होता है। और क्यूमुलेटिवली इंडिया का अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितना है, $400 बिलियन से भी ज्यादा। ये एक साल का नहीं है, आज तक का है। ठीक है, 420 के आसपास चलता रहता है, इतना ही चल रहा है। बस इतना याद रख लो, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। समझ में आ गया? क्लियर क्या? ये कहानी क्लियर हो गई? अच्छा, अब मैं तुम्हें एक और चीज, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ठीक है, क्या कि दोस्तों देखो, आप एक चीज ध्यान से देखो, हमारा हर साल, अब आप जज करके बताओ, हमारा हर साल माइनस में करंट अकाउंट है, मतलब सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट है, और प्लस में कैपिटल अकाउंट है। तो क्या हमें खुश होना चाहिए क्या? नहीं भाई, दुखी भी होना चाहिए थोड़ा सा। क्यों सर, क्यों दुखी होना चाहिए? देखो ये एफडीआई क्या है या एफआईआई क्या है? एफआईआई एक तरीके से अपन को पैसा दे रहे हैं, है ना, निवेश कर रहे हैं अपने अंदर। बताओ ये पैसा कभी ना कभी बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? सर एफडीआई तो थोड़ा लेट निकालेगा, एफआईआई जल्दी निकाल देगा, लेकिन निकालने के चांसेस दोनों में क्या है? ठीक है, निकालने के चांसेस तो है ही दोनों केस में। एफआईआई तो जल्दी निकाल देगा, थोड़ी सी मार्केट में चेंजेस आ गए तो घबरा के निकाल देगा। एफडीआई जो है जल्दी से बिजनेस क्लोज करने में सोचेगा, लेकिन बिजनेस क्लोज तो कर ही सकता है ना, अल्टीमेटली कभी ना कभी पैसा निकालेगा। तो अभी तो ये इनफ्लो कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो ये डर है। तो इसीलिए इस इशू को कहते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। मतलब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कन्वर्टेबिलिटी। इंडिया ने क्या लगा रखी दोस्तों, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। मतलब क्या कि ये लोग एकदम से ऐसे पैसे बाहर नहीं निकाल सकते। पहली बात तो लेके भी नहीं आ सकते इतने सारे पैसे। ठीक है, मतलब एफडीआई जो है उसके आने में क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है। फ्री थोड़े आए, अपन ने कई जगहों पे 49% एफडीआई अलाउ कर रखा है, कई जगहों पे 51% एफडीआई है, कई जगहों पे 76% है, कई जगहों पे 74% है। मतलब रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, बट ऐसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना नॉर्मली। अच्छा एक चीज और, ये रिस्ट्रिक्शन लगाता कौन है? रिस्ट्रिक्शन एक लॉ में लगी हुई है जिसका नाम है फेमा। पहले ये होता था फेरा। फेरा मतलब क्या होता है सर? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद ये चला गया, इसको डिलीट कर दिया रेगुलेशन एक्ट को, काफी स्ट्रिक्ट लॉ था ये। फिर उसकी जगह क्या आया, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ज्यादातर रिस्ट्रिक्शंस वहीं पे दे रखी है। ठीक है क्या? तो अब अपन बात करते हैं कन्वर्टेबिलिटी की। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कन्वर्टेबिलिटी वैसे होता क्या है, मतलब तो जैसे मान लो किसी के पास, पहले करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी समझते हैं अपन, है ना।
पहले अपन डिस्कस करते हैं कौन सी कन्वर्टेबिलिटी, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मतलब किसी को भी गुड्स चाहिए, है ना। कौन कौन सी चीजें आई थी बताओ करंट अकाउंट के अंदर? गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफर्स ऑफ इनकम, ठीक है, मतलब ट्रांसफर्स और इनकम, ठीक है, दो चीजें थी, और मतलब टोटल चार चीजें थी, मतलब गुड्स थी, सर्विसेज थी। तो अगर किसी को गुड्स खरीदने तो हमने कभी आज तक मना नहीं किया। तो वो चीज़ क्या है, मतलब करंट अकाउंट क्या है, फ्रीली अलाउड है, फ्रीली कन्वर्टेबल है, ठीक है। अगर कोई इंडिया से कोई गुड्स खरीदना चाहता है $1,00,000 के, इंडिया से कोई गुड्स परचेस करना चाहता है बाहर $1,00,000 के, तो हम उसे मना कर रहे हैं क्या? नहीं मना कर रहे। आराम से भाई तेरे को परचेस करना है कर ले। तो $5,00,000 के भी परचेस करना चाहता है कर ले, ठीक है। इसी तरीके से कोई बाहर का व्यक्ति गुड्स परचेस करना चाहता है इंडिया के, तो हम उसको मना कर रहे हैं क्या? नहीं। तो इसे बोलते हैं करंट अकाउंट क्या है, फ्रीली कन्वर्टेबल है, ठीक है, आसानी से कन्वर्टेबल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के अंदर। क्यों बताओ? मैंने बताया था ना अभी आपको कि जैसे एफडीआई है या एफआईआई का एग्जांपल लो आप। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं? ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, है ना, और बैंक्स। ये लोग इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे ही शेयर मार्केट डाउन होगा तो ये अपना पैसा लेके भागेंगे। तो आप सोचो उस दिन क्या क्या दिक्कत आएगी। उस दिन ये दिक्कत आएगी कि ये लोग किस, इनको क्या चाहिए कि अपनी ये जो फॉरेन करेंसी लेके आए थे ना स्टार्टिंग के अंदर, ये उसको वापस मांगेंगे, ठीक है। ये किसका पार्ट था? कैपिटल अकाउंट का। तो मान लो ये जो एफआईआई है ये $5,00,000 की फॉरेन करेंसी लेके आए थे, ठीक है, और ये अब वापस मांगेंगे। तो इंडिया के अंदर जो आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, चलो एक दो जने आए तो ठीक है मांगने, लेकिन सबकी सब अगर एक साथ पैसे मांगने आ गए तो फिर तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होगा, पूरा खत्म हो जाएगा आरबीआई का, ठीक है। और आरबीआई का जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो जाएगा तो हम जो ऑयल है या ज़रूरी चीज़ें जो इंपोर्ट की है उसके लिए पेमेंट कहाँ से करेंगे? हमारे पास तो डॉलर बचेगा ही नहीं। जब डॉलर नहीं बचेगा तो फिर तो वही बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, और फिर हमें याद आएगी किसकी? आईएमएफ की, और फिर पूरी बदनामी, ठीक है। तो इससे बढ़िया क्या है कि हम इनको रोक देते हैं यहाँ पे, इस कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी के अंदर बोल देते हैं कि भाई रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा रखी है कि आप इतना परसेंट ही इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, प्लस आप निकालते समय भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। अब वो रिस्ट्रिक्शंस अपन को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस आप इतना समझ लो कि क्या है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, मतलब कि कोई भी पर्सन क्या फ्रीली पैसा निकाल सकता है या लगा सकता है क्या कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया? जो किससे रिलेटेड था? असेट से रिलेटेड और लाइबिलिटी से रिलेटेड। क्लियर क्या? तो क्या हमने करंट अकाउंट में कन्वर्टेबिलिटी अलाउ कर रखी है? हाँ। तो आपको जितनी भी इंपोर्ट करनी है गुड्स की करो, एक्सपोर्ट करनी है गुड्स की करो, सर्विसेज करनी है करो, ठीक है, रेमिटेंस देना है दो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फेमा की बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे, छोटी मोटी रिस्ट्रिक्शंस है वो अपन को लेने देने नहीं है। तो आप ये मान लो मोटा मोटी कि करंट अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल है इंडिया में, लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया कि हमें डर ये लगता है कि ये लोग अभी तो पैसा लेके आ रहे हैं और कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये पैसा मांग लेंगे वापस। समझ में आ गया? तो उस दिन दिक्कत आएगी ना, क्योंकि ये सारा पैसा क्या है बेसिकली, असेट या लाइबिलिटी। दिक्कत कहाँ पे है? लाइबिलिटी पे। दिक्कत असेट में नहीं है, दिक्कत कहाँ पे है? लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी मतलब जहाँ पे इंडिया ने उधार ले रखा है। तो हमने जिन लोगों से उधार ले रखा है, मान लो लोन ले रखा है, तो कभी ना कभी लोन वापस लेने मांगेंगे ना अपन लोगों से। तो जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स है, अब आप सोचो हमने इंडियन कंपनीज को अलाउ कर रखा है कि आप बाहर से जितना मर्जी चाहो उतना लोन ले लो। हमने इंडियन कंपनीज को अलाउ कर रखा है कि आप बाहर से जितना मर्जी चाहो उतना लोन ले लो। ले लिया साहब, इंडियन कंपनी ने लोन ले लिया। अब फॉरेन कंपनी ने या फॉरेन गवर्नमेंट ने एक दिन वो लोन का पैसा वापस मांग लिया इंडियन कंपनी से, तो इंडियन कंपनी को चुकाना पड़ेगा। इंडियन कंपनी कहाँ जाएगी? रुपीज़ लेके आरबीआई के पास, पहले डॉलर में कन्वर्ट कराएगी।
तो इससे आरबीआई को डॉलर देने पड़ेंगे इंडियन कंपनी को, इंडियन कंपनी उस डॉलर को ताकि पे कर पाए किसको, फॉरेन कंपनी को। सोचो आप, डॉलर जा रहे हैं नहीं जा रहे, तो ये दिक्कत है। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में भी हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। क्लियर क्या? तो ये रिस्ट्रिक्शन जानने की जरूरत नहीं है, बस टर्म्स क्लियर होने चाहिए, इतना जान लोगे तो वो भी अपने लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस में पढ़ा सकता हूँ क्योंकि हमारे फेमा फेरा सब हमने पढ़े हुए हैं, बहुत डिटेल के अंदर आते हैं सीए के अंदर, लेकिन आपके किसी काम के नहीं है। ठीक है, अब क्या है, अब ऐसा भी नहीं है कि हमने कभी कंडीशंस नहीं लगा रखी, हमने बोल रखा है अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउ करें तो इन शर्तों पे करें। हमने कुछ शर्तें लगा रखी है, हमने मतलब एक कमेटी बनाई थी, तारापोर कमेटी, उसने बोला था कि कुछ कंडीशंस हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की, अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाएगी तो आप कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कर सकते हो इंडिया में फ्रीली, अभी तो फिलहाल नहीं है। क्लियर क्या? पहली कंडीशन क्या है, फिस्कल डेफिसिट कम होना चाहिए। अब बताओ मुझे, आपको मैंने एफआरबीएम एक्ट पढ़ाया था, अपन ने क्लास में डिस्कस किया था, एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए? 3% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कम है क्या अभी? हाँ, 3.5%, 3.2% के आसपास चल रहा है, बस इतना याद रखना है ना। फिस्कल डेफिसिट क्या था ये याद है? मतलब घाटा। ठीक है, घाटा मतलब कि गवर्नमेंट की इनकम कितनी है, उसमें से माइनस कर दो गवर्नमेंट के खर्चे कितने हैं, तो इससे क्या पता लगता है मुझे लोन कितना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अच्छे होने चाहिए इंडिया के, तो हैं या नहीं है? अच्छे, बहुत अच्छे हैं, 400 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, तो बढ़िया बात है। ये दिक्कत है, एनपीए कम होने चाहिए क्या? इंडिया के एनपीए कम है क्या? नहीं। आपको पता है पब्लिक सेक्टर बैंक के जो एनपीए हैं, मतलब जो इंडिया के सरकारी बैंक हैं, उनके एनपीए 10 लाख करोड़ से ज़्यादा पहुंच चुके हैं आज। और इस वजह से तो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट आमने सामने खड़े हैं, खड़े हैं ना। क्यों? क्योंकि सेंट्रल आरबीआई क्या कह रहा है कि देखो भाई इंडिया के इतने सारे बैंकों के एनपीए हो चुके हैं, तो पता है आरबीआई ने क्या किया? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू कर दिया इस साल फरवरी 2018 में। ध्यान सुन लेना, इंपॉर्टेंट बात है, ये जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट की, थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी आपको, या पूरी समझ में आ जाएगी। हुआ क्या कि इस साल फरवरी 2018 के अंदर आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू कर दिया कुछ बैंकों पे सरकारी और एक प्राइवेट बैंक पे। क्या बोल के कि भाई आप लोन नहीं दे सकते, लोन दो बहुत कम दो, रेयर केस में दो। क्यों? क्योंकि आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें एनपीए बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब बैड डेप्ट, डूबत खाता। भाई बैंकों का काम क्या है? उधार देना। अब आपको पता है लोग उधार तो ले लेते हैं, पैसे चुकाते नहीं है। ठीक है, तो लोगों ने उधार ले लिया लेकिन पैसे चुका नहीं रहे, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू कर दिया कुछ बैंकों पे। अब इससे क्या हो रहा है, वो जो कुछ बैंक हैं, 12 बैंक के समथिंग, तो उन वो लोन नहीं दे पा रहे सर अभी। जो है, जब वो लोन नहीं दे पाएंगे तो पता है आपको इकोनॉमी रन कैसे करेगी। अब इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई, मतलब तरलता, पैसे नहीं है मार्केट में। आपने देखा होगा आईएलएफएस के साथ क्या हुआ, एनबीएफसी फेल हो गई, अपन ने डिस्कस किया था। तो ये सारी दिक्कतें आ रही है। तो कुल मिला के अब आरबीआई तो है पूरी अड़ गई है कि हम तो इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को नहीं छोड़ेंगे। मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मतलब बैंकों की हालत सुधार के रहेंगे और उनको लोन देने से हमने मना कर रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है हटाओ इसको, हटाओ इसको, मतलब ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन हटाओ और लोन दिलवाओ। तो ये बात तो बन नहीं रही है, तो ये एक बड़ा इशू है। समझ में आ गया? पहले क्या था कि ना, ये फरवरी 2018 से पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस चल रहे थे, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं सॉरी, मतलब बहुत सारे हमने फायदे दे रखे थे कॉरपोरेट्स को। जो कॉरपोरेट लोन नहीं दे पा रहे वो अपने लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब जैसे कई स्कीम चल रही थी, आपने सुना होगा S4A, ये प्रीलिम्स में पूछा था आईएएस के अंदर, ठीक है 2017 में शायद। ऐसे S4A और कई सारी स्कीम थी, SDR, स्ट्रेटेजिक डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग है ना, ऐसी स्कीम्स थी। एक मिनट पानी भी लेती थी, जैसे S4A, SDR है ना, ये सब।
तो जब सॉरी मतलब गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलके, बट ये सारी स्कीम जो है नोटिफिकेशन के दौरान सारी की सारी स्कीम ख़त्म कर दी गई और सीधी सीधी बात कह दी गई कि अगर एनपीए होता है मतलब 90 डेज से ज़्यादा होते हैं किसी भी कंपनी को, खास तौर से पावर सेक्टर कंपनी, अगर पावर सेक्टर कंपनी जो है मतलब जो पावर जनरेट करती है, ध्यान समझना, पावर जनरेट करती है, जो बिजली पैदा करती है कंपनीज, ये ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज है बड़ी बड़ी, तो अगर 90 दिन से ज़्यादा हो गया और ये डिले कर गई पेमेंट करने में, तो इनके लोन को एनपीए बोलो और इनको फटाफट से इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर इनकी एप्लीकेशन को लगा दो। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ और, ठीक है, कि पावर सेक्टर की कंपनीज जो है पहले सबकी सब मिक्स हुआ करती थी, लेकिन इनका अनबंडल हो गया था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आने के बाद। मतलब फिर ट्रांसमिशन कंपनी अलग, जनरेशन कंपनी अलग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अलग। तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को तो डिस्कॉम कहते हैं, जैसे राजस्थान के अंदर है JVVNL, AVVNL, है ना, ऐसे। तो और वैसे ट्रांसमिशन जो है वो राजस्थान के अंदर तो सरकारी है, प्रसारण कंपनी है एक, ठीक है, और एक उत्पादन कंपनी है, जनरेशन करती है, उत्पादन। तो ऐसे 5 कंपनी से टोटल मिला के ये, लेकिन कई जगहों पे जनरेशन जो है वो प्राइवेट कंपनी कर रही है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आने के बाद। तो हुआ क्या कि कई वजह से ये जो जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं हो पा रही, मतलब सरप्लस जनरेट कर रही है लेकिन ये कंज्यूम नहीं हो पा रही इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो आप, क्योंकि आपको लग रहा होगा भाई सर ये जो पावर सेक्टर जनरेट करने वाली कंपनी है, पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनी है, ये इनका कितना सारा लोन हो गया है ऐसे बेड डेप्ट, एनपीए, मतलब इन्होंने बैंकों से लोन ले तो लिया पावर सेक्टर कंपनीज ने, लेकिन ये चुका नहीं पा रही, ऐसी हालत हो गई। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि बैंकों ने इनको लोन दिया लेकिन कई रीजंस की वजह से ये इनकी हालत ख़राब हो गई। रीज़न सबसे मेन क्या है कि ये जो पावर जनरेट करते हैं इनको कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है पावर, ठीक है। मतलब इंडिया के अंदर अब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, सरप्लस पैदा हो रही है, ना कि डेफिशिट। और आपको पता है इनसे पावर खरीदेगा कौन, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, और एक एग्रीमेंट होता है ना। तो कुल मिला के अब इनसे एग्रीमेंट कोई कर ही नहीं रहा, तो ये बहुत सारी कंपनीज जो है वो खड्डे में चली गई एक तरीके से। लेकिन इन्होंने सोचो कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा रखा है, तो वो सारा अब डूब गया। तो इस वजह से आरबीआई ने बोला भैया 90 दिन से ज़्यादा हो गए ना, तो आपको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट में ले जाएंगे और आपको दिवालिया करेंगे, बैंक्रप्ट करेंगे और जितना पैसा वसूल हो सकता है करेंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई रुक जाओ, ऐसा मत करो, इनको थोड़ा सा टाइम दे दो, इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, इतना ज़्यादा हार्श मत बनो। लेकिन आरबीआई मानने को तैयार नहीं है। तो ये क्या है, ये इशू हो गया एक बड़ा। क्लियर क्या? तो अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाएगी तो हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक टॉपिक से रिलेटेड, एक टॉपिक को देख के सारी मतलब कई सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपका एनपीए का भी बेस तैयार हो जाएगा पूरा का पूरा ढंग से, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या होंगे अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हो जाएगी? तो सोचो आप, अगर कैपिटल अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल हो जाएगा, अभी पार्शली कन्वर्टेबल है, तो एफडीआई जो होगा वो बढ़ जाएगा। कैसे भाई? ये लोग है ना फ्री हो इन लोगों को पता लग जाएगा कि भाई इंडिया के अंदर कभी भी पैसे निकाल सकते हो, कभी भी पैसे डाल सकते हो, तो ये लोग फ्री हो जाएंगे, आराम से आ सकते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, सोचेंगे नहीं आने में। तो एफडीआई एफआईआई वगैरह सब बढ़ जाएगा, समझ में आया? तो कुल मिला के फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, इंडिया में पैसा आएगा, है ना। कई कंपनीज जो है वो बनेगी, बड़ी बड़ी कंपनी जनरेट होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको पता है उत्पादन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो चीज़ों के दाम क्या होंगे, कम होंगे, मतलब इन्फ्लेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? भाई बड़ी बड़ी कंपनीज आएगी, पैसा लेके आएगी अपने साथ, इंडस्ट्रीज लगाएगी यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा चलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सोचो टेक्नोलॉजी मिलेगी। अब ये एफडीआई से क्या होता है, ये लोग टेक्नोलॉजी लेके आते हैं साथ में अपने, तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है?
डिसएडवांटेज ये है आउटफ्लो का रिस्क। वही मैंने आपको बताया, कभी अगर इंडिया का शेयर मार्केट टूट गया, शेयर के भाव गिरने लग गए, तो ये डर जाएंगे तो अपना पैसा वापस मांगेंगे। पैसा वापस मांगेंगे तो हो सकता है कि जो आरबीआई है उसके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम हो जाएं एकदम। ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री वाले जब अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे इंडिया में, तो इनका माल तो सस्ते रेट पे बनेगा बहुत, क्योंकि इनकी कॉस्ट वगैरह सब कम आएगी, और क्योंकि इनको ये बल्क में बनाएंगे। बट इंडिया के जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उनको कितना नुकसान होगा, आपने सुना होगा वॉलमार्ट आने की वजह से जो छोटे छोटे रिटेल बिजनेसमैन हैं उनको कितना नुकसान होगा। वो हमेशा रिटेल जो दुकानदार हैं जो आपकी गली वगैरह में हैं उनकी क्या हालत होगी, सोचो आप। बड़े बड़े जब मॉल्स खुल जाएंगे तो इतने उनसे कोई माल ही नहीं खरीदेगा। अभी उनकी हालत ख़राब चल रही है, तब क्या हालत होगी। तो कुल मिला के जो डोमेस्टिक अपने जो सप्लायर्स हैं हो सकता है कि उनको दिक्कत आए। तो ये एक फ़ायदे नुकसान है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के। ठीक है, तो अपन से एग्जाम में पूछ सकता है, बट आप ये याद रखना। तो आज के लिए इतना पढ़ लेते हैं अपन, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।